बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। सबसे पहले तो मैं अपने स्टूडेंट्स को सॉरी कहना चाहूँगी, जैसे कि आपको मेरी आवाज़ से ही पता लग रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। इसी वजह से जो है वो लेक्चर अपलोड होने में, यानी कि जो हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ स्लीप का पार्ट 2 था उसको अपलोड होने में टाइम लग गया। तो आज हम जो है उसको स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने स्लीप के बारे में पढ़ा था कि स्लीप क्या है, स्लीप और रेस्ट का डिफरेंस क्या होता है, और जो स्लीप के फंक्शनिंग है, यानी कि उसके जो दो फेजेस में स्लीप कंप्लीट होती है, NREM एंड REM, और उसका पूरा एक साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेजेस में क्या होती हैं, सेकंड में क्या होती हैं, तो ये तमाम चीज़ें हमने फर्स्ट पार्ट में जो है वो कंप्लीट किया है। आज के पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में हम फंक्शंस ऑफ स्लीप के बारे में पढ़ेंगे कि स्लीप का हमारी बॉडी पे क्या फंक्शन है। इसके अलावा वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि स्लीप में अल्ट्रेशन, यानी कि जो स्लीप साइकिल है उसमें अल्ट्रेशन लेकर आते हैं। एंड लास्ट में हम नर्सिंग प्रोसेस को स्लीप के साथ रिलेट करेंगे कि जब एज अ स्टूडेंट, एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जब आप किसी से हिस्ट्री लेंगे, यानी कि जब आप उनके स्लीप के बारे में उनके ऊपर नर्सिंग प्रोसेस अप्लाई करेंगे, उनकी असेसमेंट में आप क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, उनके डायग्नोसिस में, इसी तरह हम पूरे नर्सिंग प्रोसेस को स्लीप के साथ रिलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फंक्शंस ऑफ स्लीप। जैसे हमने पहले ही कहा था कि नींद और जो आराम है, यानी कि स्लीप एंड रेस्ट है, इन दोनों का हमारी बॉडी पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा असर है। इसका फिजियोलॉजिकल भी असर है और इसका साइकोलॉजिकल भी असर है। यानी कि जब आप सो कर उठते हैं या आप जो है ना आराम करके उठते हैं, यानी कि आराम और स्लीप का हमने क्या पढ़ा था कि रेस्ट में हमारी बॉडी का कोई फंक्शंस काम नहीं करता। हम बिल्कुल फिजियोलॉजिकली हम रिलैक्स्ड हैं, हम साइकोलॉजिकली रिलैक्स्ड होते हैं, हम सो नहीं रहे होते, हम इन्वायरमेंट के साथ ही अटैच होते हैं। लेकिन उस टाइम हम ना कोई सोच, यानी कि ना कोई नेगेटिव सोच, ना कोई स्ट्रेस हम पे होता है, और ना हम कोई फिजिकली काम करते हैं। और स्लीप बेसिकली परमानेंट डेविएशन होती है इन्वायरमेंट से, सॉरी परमानेंट नहीं, पार्शियली डेविएशन होती है इन्वायरमेंट से। इस तरह क्या होता है, इसको हम कहते हैं आधी मौत, यानी कि उससे हमारे पास इन्वायरमेंट से जो इंटरेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है, पार्शियली ख़त्म होता है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ स्लीप में हमारे पास फिजियोलॉजिकल भी इफ़ेक्ट्स हैं और साइकोलॉजिकल भी इफ़ेक्ट्स हैं। अगर एक पर्सन जो है वो अगर अपनी नींद, यानी कि जो 7 से 8 घंटे एक नॉर्मल अडल्ट के लिए नींद की ज़रूरत है, अगर वो इन सब को जो है ना वो कंप्लीट करता है, यानी कि अपने स्लीप साइकिल्स को, अपने स्लीप आवर्स को कंप्लीट करता है, तो वो फिजियोलॉजिकल भी उसके पॉजिटिव इफेक्ट होंगे और उसके साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट होंगे। लेकिन अगर एक पर्सन सही अमाउंट में जो है उस स्लीप के ना पूरे होने की वजह से उसके जो फिजियोलॉजिकली जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट होते हैं या साइकोलॉजिकली जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट होते हैं वो नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं। उन नेगेटिव इफ़ेक्ट्स में हमारे पास इरिटेबिलिटी आ जाती है, पुअर कंसंट्रेशन, यानी कि वो किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता, उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो हैं वो इफ़ेक्ट हो जाती हैं, यानी कि उसके जो इमोशनली स्टेबिलिटी होती है, उसकी जो इमोशनल रेगुलेशन होती है, वो भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों पर जो है वो उसके नेगेटिव इफेक्ट आ जाते हैं। अगर हम फंक्शंस ऑफ स्लीप के बारे में बात करें, यानी कि जैसे हमने कहा कि अगर एक पर्सन जो है वो अपने नॉर्मल अडल्ट, यानी कि 7 to 8 आवर्स एक नॉर्मल अडल्ट के लिए स्लीप साइकिल है, यानी कि स्लीप ड्यूरेशन है, अगर तो वो कंप्लीट करेगा तो वो पॉजिटिव इफेक्ट में होगा, अगर तो वो नहीं करेगा तो वो नेगेटिव इफेक्ट में होगा। अब हम दोनों के बारे में जो है वो बात करते हैं कि जब हम यानी कि जो हमारे पास दो फेजेस हैं, NREM यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट, फर्स्ट फेज था जिसके 4 स्टेजेस थे, और फिर सेकंड फेज था REM यानी कि रैपिड आई मूवमेंट। तो ये दोनों फेजेस मिलकर स्लीप साइकिल को कंप्लीट करते हैं। अभी आपने पार्ट 1 पहले से पढ़ा हुआ है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो पहले जाकर पार्ट 1 आप इस लेक्चर का देख लें, देन आपको पार्ट 2 की भी समझ आ जाएगी। तो जब हम NREM के साइकिल को कंप्लीट करते हैं तो उसकी वजह से हमारे जितने बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं वो रिस्टोर हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे कार्डिक फंक्शंस प्रिजर्व हो जाते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि वाइटल साइंस जो हैं वो ड्रॉप होते हैं। फिर जब हम स्लीप में मुकम्मल, यानी कि जब हम डेप स्लीप में चले जाते
NREM के जब 3 एंड 4 स्टेजेस में जब हम पहुंचते हैं, जब हमारी जो नींद होती है वो गहरी हो जाती है, तो उसमें क्या होती है कि उसमें हमारे जो वाइटल साइन होते हैं वो रेगुलर हो जाते हैं, यानी कि वो मेंटेन हो जाते हैं, जो वो कम हो रहे थे वो मेंटेन हो जाते हैं। इसके अलावा जब हम नींद पूरी करते हैं तो उसकी वजह से हमारा ग्रोथ हार्मोन भी अच्छे से रिलीज होता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी अच्छे से होती है, और बॉडी जो एनर्जी होती है वो अपने दोबारा से उसको कंजर्व कर लेती है। यानी कि जब बॉडी जो है वो स्लीप कंडीशन में होती है तब तो आप लोग कोई फंक्शन कुछ नहीं परफॉर्म करते, आप फिजिकली भी आप रिलैक्स होते हैं, आप साइकोलॉजिकली भी रिलैक्स होते हैं। तो इससे क्या होती है कि उसकी जो आपकी एनर्जी होती है जो कि आपके स्लीप की वजह से खर्च हो रही होती है, इन्वेस्ट हो रही होती है, वो भी स्टोर हो जाती है, वो भी कंजर्व हो जाती है। थर्मो रेगुलेशन होती है, यानी कि टेम्परेचर रेगुलेट होता है। और REM स्लीप जो है ये बेसिकली आपके जो ब्रेन टिश्यूज होते हैं उनकी रिस्टोरेशन के लिए, और जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, यानी कि जब हमने एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में पढ़ा था तो एबनॉर्मलिटीज़ में हमने ये पढ़ा कि जब स्लीप कंप्लीट नहीं होगी तो उसकी वजह से हमारे मोटर फंक्शंस भी इफ़ेक्ट होंगे। तो वो जो मोटर फंक्शंस थे और वो जो कॉग्निटिव फंक्शंस थे, फिजियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली दोनों की बात हो रही है। तो उसमें से जो है NREM का बायोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है, या कि जब NREM कंप्लीट नहीं होता तो उसका फिजियोलॉजिकली बहुत बड़ा असर है नेगेटिव, और REM का जो है ये बेसिकली ब्रेन पर बहुत ज़्यादा असर होता है। तो जब हम REM को कंप्लीट करते हैं, यानी कि REM स्लीप हम अच्छे से लेते हैं, तो उससे क्या होती है कि उसकी वजह से हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस भी इम्प्रूव होते हैं, कंसंट्रेशन हो गई, मेमोरी हो गई, डिसीजन मेकिंग स्किल्स हो गई, लर्निंग हो गई, तो ये तमाम चीज़ें उससे इम्प्रूव हो जाती हैं। और अगर तो REM स्लीप लॉस हो जाए, जैसे कि हमने पढ़ा था कि अडल्ट में जो है REM स्लीप जो है वो लॉस हो जाती है जितना जितना हमारी एज बढ़ती है। उसकी वजह से क्या होती है, कन्फ्यूजन होती है, सस्पिशन, यानी कि वो हर एक चीज़ पे शक करने लगता है और वो कंफ्यूज रहता है, वो रिलैक्स नहीं हो पाता। तो ये बेसिकली एक पर्सन का उसकी REM स्लीप की वजह से उसके कॉग्निटिव फंक्शंस इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा अगर तो स्लीप साइकिल बहुत ही ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाए, एक नॉर्मल अडल्ट के लिए 7 से 8 घंटे स्लीप इनफ होते हैं, लेकिन ये स्लीप जो है ये अगर लॉस हो जाए, या तो ये बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाए, और या जो है ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट, यानी कि साइकिल बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाए, इससे भी हमारे मूड में, हमारी मेमोरी में और हमारे मोटर परफॉर्मेंस में जो है वो अल्ट्रेशन आती है। यानी कि अब स्लीप लॉस जो है ये दो तरीक़ों से होता है, या तो आप इस तरह होती है कि आप जो नॉर्मल आपकी जो टाइमिंग होती है नींद पूरी करने की वो डिस्टर्ब हो जाती है। आप नींद तो कर रहे होते हो, लेकिन आपकी जो नींद की जो टाइमिंग होती है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है। जैसे कि अभी जो है नॉर्मली अगर आपने अपने लिए 10 बजे का टाइम सेट किया है कि आप 10 बजे से जो है वो सुबह के 5 बजे या 6 बजे तक आप जो है वो आराम करोगे, ठीक है? तो उसमें जब अल्ट्रेशन आ जाती है तो वो क्या होती है कि उसमें अगर आप 4 बजे सोते हो और उसके बाद अगर आप 12, 1 बजे, 2 बजे तक भी आपकी सो जाओ, लेकिन आपकी फिर भी वो स्लीप लॉस जो है वो हो जाती है, क्योंकि उसमें जो आपकी वो जो एग्जैक्ट टाइमिंग होती है, वो जो आपकी बॉडी, आपका ब्रेन उस पर आदी हो जाता है, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा अगर आप बिल्कुल नींद करते ही नहीं हो, तो इन दोनों का बॉडी पे बहुत प्रोलॉन्ग इफ़ेक्ट्स आते हैं, मूड पर, मेमोरी पे, फिजियोलॉजिकली भी आप टायर्ड होते हो, कंफ्यूज्ड होते हो, लर्निंग में भी आपको मसला आता है। इसके अलावा REM स्लीप का जो है वो बॉडी पर क्या असर है, यानी कि अभी तक तो हमने पढ़ा कि REM का ब्रेन फंक्शंस पर बहुत बड़ा इफेक्ट है, लेकिन इसके साथ साथ इसका बॉडी पर भी इफेक्ट है, जैसे कि ओबेसिटी का रिस्क बढ़ जाता है, मेमोरी प्रॉब्लम्स आती हैं, एक पर्सन जो है वो डिप्रेशन में चला चला जाता है, या उसको चांस उसका बढ़ जाता है, और उसकी मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब होती है। अगर आप लोग जो है सिर्फ अपने बारे में गौर करो, जब आपके एग्ज़ाम होते हैं तो उसकी वजह से जब आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस आ जाती है, उसकी वजह से आपको, किसी स्टूडेंट्स को डायरिया प्रॉब्लम हो जाती है, किसी स्टूडेंट्स को कॉन्स्टिपेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है।
मेमोरी प्रॉब्लम्स, यानी कि वो उसको फिर सबक याद नहीं होता और उसको लगता है कि उसने जो याद किया है वो उसको भूल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं कि आरईएम के डिस्टर्बेंस की वजह से होती हैं, क्योंकि जब आरईएम का जो है सही तरीके से कंप्लीट नहीं होगी, उसका ब्रेन पर बहुत बड़ा जो है वो असर होगा। इसके अलावा अब वो फैक्टर्स जो कि स्लीप को अफेक्ट करते हैं, वो नेगेटिवली भी कर सकते हैं और वो पॉजिटिवली भी कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला फैक्टर आता है एज का। ये जो आपको मैंने वो जो चार्ट मैंने आपको एक जो है स्लाइड्स पे मेंशन किया है, ये वो चार्ट होता है जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि एज वाइज हमारी स्लीप पैटर्न किस तरीके से इफ़ेक्ट होती है। जब हम न्यू बॉर्न स्टेज पर होते हैं तो हमें जो है तकरीबन 16 से 18 घंटे हम दिन में सोते हैं। इन्फेंट स्टेज यानी कि न्यू 1 ईयर तक हमारी स्लीप पैटर्न 12 से 14 घंटे होती हैं। इसके अलावा जब हम टॉडलर स्टेज में होते हैं तो ये स्लीप पैटर्न कम होता रहता है। तो जैसे ही आप लोग इस चार्ट से न्यू बॉर्न से लेकर एल्डर अडल्ट तक अब जब आते हो, तब आपको पता चलता है कि एज वाइज आपकी स्लीप पैटर्न किस तरीके से जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, यानी कि वो कम हो जाती हैं। एल्डर अडल्ट में जो है हमारी स्लीप पैटर्न 6 घंटे तक आ जाती है और इसी एज में आरईएम स्लीप भी जो है वो लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन, ब्रेन फंक्शंस की इम्पेयरमेंट होना जो है वो शुरू हो जाती है। जो है हमारे पास इसके अलावा अब एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस, यानी कि अब स्लीप तो हमने एज वाइज हमने पढ़ लिया, एज भी हमारे पास एक फैक्टर है, लेकिन एज के साथ साथ हमारे एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस भी आते हैं। जैसे कि अगर तो एक लड़की है, वो जो है जब वो एज वाइज बढ़ती है, प्यूबर्टी के बाद उसके हार्मोनल जो है वो चेंजेस आ जाते हैं, उसकी वजह से भी उसके स्लीप पैटर्न चेंज होते हैं। जैसे ये एक मेल है, उसके भी हार्मोनल चेंजेस। तो एज का जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम, एज और एंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं और ये दोनों स्लीप पैटर्न को इफेक्ट कर सकते हैं। अब हार्मोन्स की जब ज्यादती या कमी आती है, अब एज वाइज तो हमने बात कर ली, इसके अलावा यानी कि ये तो हमारे पास सेक्स हार्मोन्स हो गए जिनकी चेंजेस की वजह से एज वाइज यानी एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। अब इंडोक्राइन सिस्टम के और बहुत से हार्मोन्स हैं जो कि स्लीप पैटर्न को इफेक्ट करते हैं। अभी हम उनके बारे में बात करते हैं। अब इंडोक्राइन सिस्टम के हमारे पास थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है। जब इन हार्मोन्स की ज्यादती हो जाती है, ये जो T3 और T4 हार्मोन्स हैं, इनकी ज़्यादती या कमी की वजह से जो है वो स्लीप पैटर्न इफ़ेक्ट हो जाता है। जैसे कि अगर इनकी ज़्यादती हो जाती है तो इसको फिर हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज़्म। तो ये बेसिकली क्या करता है कि ये जो है प्री स्लीप टाइमिंग जो है उसको बढ़ा देता है। इससे क्या होती है कि वो जो पर्सन होता है वो बहुत ही ज़्यादा अलर्ट हो जाता है और उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है स्लीप होने में, क्योंकि ये उसमें इसका पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। अगर उसने अपने लिए 11 बजे का टाइम सेट किया है तो उसको जो है तकरीबन 8 या 9 बजे उसको क्या होती है कि उसको नींद जो है वो आ रही होती है। लेकिन जब वो थोड़ी देर के लिए भी आराम करता है, चूँकि वो उसका स्लीप साइकिल नहीं होता उस टाइम पे, तो वो अलर्ट हो जाता है एकदम से दोबारा। लेकिन जब उसकी सही टाइमिंग आती है, यानी कि जब उसका सही फेज़ स्टार्ट होता है, तब उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, यानी कि इसमें उसको शॉर्ट स्लीप्स जो है वो साइकिल्स उसमें आ रहे होते हैं। इसके अलावा अगर इन हार्मोन्स की यानी कि T3 और T4 हार्मोन्स हैं, जब इनकी कमी हो जाती है तो हाइपरथायरॉयडिज्म होती है। ये बेसिकली जो हमारे पास स्टेज 4 स्लीप है उसको डिक्रीज कर देते हैं। स्टेज 4 स्लीप हमारे पास डेप स्लीप होती है। इसमें जो स्लीप पैटर्न है वो डीप स्टेजेस में चला जाता है। तो जब ये स्टेज 4 लॉस हो जाता है, तब भी जो है वो पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाता है। इसके अलावा जो है हमारे पास बॉडी टेम्परेचर में क्या होती है, बॉडी टेम्परेचर भी डेल्टा स्लीप, स्टेज 4 को हम डेल्टा स्लीप कहते हैं और आरईएम जो से स्लीप का सेकंड फेज है। इन दोनों में जो है भी इन दोनों की रिडक्शन हो जाती है। एक पर्सन उसको लग रहा होता है कि वो सो रहा है लेकिन वो सही से नहीं सो पाता।
मतलब वो उसी तरह सोने के बाद भी वो टायर्ड ही रहता है। वो इसी वजह से, क्योंकि उसकी जो स्टेज 4 में जो उसकी बॉडी की रिस्टोरेशन होने वाली होती है, या आरईएम में जो उसके ब्रेन फंक्शनिंग की रिस्टोरिंग होती है, वो नहीं हो पाती। इसलिए वो जब सोकर भी उठता है तब भी वो रिलैक्स नहीं होता, फिजियोलॉजिकली भी नहीं होता और साइकोलॉजिकली भी नहीं होता। अब आपके ज़हन में ये बात आ रही होगी कि हमने जो है एंडोक्राइन के साथ-साथ हमने टेम्परेचर के बारे में क्यों पढ़ा? तो ये इसीलिए होता है कि अगर आपको अपने फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का जो है वो टॉपिक याद है, वाइटल साइन, तो उसमें जब हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें हमें वो एक चार्ट नज़र आता है। जिस तरह एज के वाइज़ उसका अपना एक चार्ट है, टेम्परेचर वाइज़ भी उसका एक अपना चार्ट होता है, जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि हमारी जो बॉडी है वो थ्रू आउट दी लाइफ स्टेजेस जो है वो टेम्परेचर में अल्ट्रेशन आती है। तो इसीलिए हम जो है, जो हमने पीछे एज वाला जो चार्ट पढ़ा है, इसके साथ साथ अब हार्मोनल चेंजेस भी एज के साथ आती हैं और बॉडी टेम्परेचर की भी जो चेंजेस होती हैं वो भी एज के साथ आती हैं। इसके अलावा अगर एक पर्सन जो है वो अगर वो रात का जो है यूरिनेट करने के लिए वो बार बार उठ रहा होता है, तो वो भी जो है उसका भी स्लीप पैटर्न इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि जब हमने स्लीप पैटर्न के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने ये बात क्लियर की थी कि अगर इन स्लीप साइकिल के दरमियान में अगर कोई उठ जाता है किसी भी रीज़न की वजह से, क्या पता उसको वॉशरूम जाना हो या उसको कोई ऐसा डिसऑर्डर हो जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, यानी कि कुछ बीमारी हो उसको, तो उसकी वजह से जब वो डिस्टर्ब होगा, वो बार बार उठेगा, उसके स्लीप साइकिल बार बार लॉस होगा। तो जब वो दोबारा से भी सो जाएगा तो उसका जो स्लीप साइकिल है वो स्टार्ट से स्टार्ट होगा, यानी कि वो ऐसा नहीं होगा कि जिस स्टेज में वो उठा था वो उसी स्टेज से जो है वो कंटिन्यू करेगा। तो इसकी वजह से भी जो है वो दोबारा स्लीप कंडीशन में जाने के लिए, यानी कि दोबारा सोने के लिए भी उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। अच्छा, अब हम सेकंड फैक्टर की बात करते हैं, इलनेस। इलनेस क्या होती है? सब्जेक्टिव फीलिंग होती है, इसमें पेन आ जाती है, फिज़िकल डिस्ट्रेस जो है वो आ जाती हैं। अब जैसे कि अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस के साथ रिलेटेड फैक्टर्स क्या होते हैं? बॉडी पेन होती है, बॉडी एक होती है, मसल स्टिफनेस होती हैं, वो क्या होती हैं? फिजिकल डिस्ट्रेस होता है, उसको पेन हो रहा होता है। इसके अलावा किसी पर्सन को अगर बैक पेन प्रॉब्लम है या उसका फीमेल है तो उनका लेवल ऑफ एस्ट्रोजन लो है। ये बेसिकली वो तमाम इलनेसेस, इसमें से कुछ ही मैंने मेंशन किए हैं, लेकिन वो तमाम बीमारियां या वो तमाम इलनेसेस जो कि फिजिकल डिस्ट्रेस बॉडी में काज होते हैं पेन की वजह से, यानी कि जब इलनेस की वजह से बॉडी पैटर्न में जो है वो अल्ट्रेशन आती है, और जब बॉडी पैटर्न में यानी कि स्लीप पैटर्न में जब अल्ट्रेशन आती है और आपका जो स्लीप का एक नॉर्मल रिदम चल रहा होता है, यानी कि जो आपका सर्केडियन साइकिल है, आपके स्लीप अवेक साइकिल है, वो क्या हो जाता है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा अब इलनेसेस तो किसी भी बारे में हो सकती हैं, जैसे कि किसी का अगर रिस्पायरेटरी कंडीशंस में उसके डिस्टर्बेंस है, या किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, ड्यूडेनल अल्सर्स हैं, तो ये तमाम चीज़ें इलनेसेस में आती हैं। इसकी वजह से क्या होती है कि उससे आपका जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब वो लोग जिनको गैस्ट्रिक या ड्यूडेनल अल्सर्स होते हैं, उनको पेन की वजह से भी उनका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। अब जब उनको पेन हो रहा होता है तो वो डीप स्लीप में नहीं जा रहे होते, उनका जो एनआरईएम का जो स्टेज 3 एंड स्टेज 4 है वो भी जो है वो भी डिस्टर्ब होता है, क्योंकि जब ड्यूडेनल अल्सर्स होते हैं, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं, उनसे उनका जो स्टेज 3 और स्टेज 4 में जो डेप्थ स्टेजेस हैं, डीप डीप स्टेजेस हैं, वो डीप स्लीप स्टेजेस, उस वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो भी लॉस हो जाते हैं। और जो हमारे पास आरईएम स्लीप है उसमें भी जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है। अब आरईएम जब कंप्लीट नहीं हो पाती, उनकी डिस्टर्बेंस आ जाती है, तो ब्रेन फंक्शनिंग भी इफेक्ट होते हैं और फिजियोलॉजिकली फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। थर्ड फैक्टर है हमारे पास इन्वायरमेंट। अब ये तो आप लोगों को पता होगा कि जब आपको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलता है तो उसी में आप अच्छे से आराम कर सकते हो, अच्छे से सो सकते हो। लेकिन अगर आपके इन्वायरमेंट में शोर है या कोई ऐसा स्टिमुलाई है जो कि आपके नींद
میں جو ہے وہ انٹرفیرنس کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی لوگ صحیح طریقے سے سو نہیں پاتے۔ تو انوائرمنٹ کا بھی ایک بہت بڑا افیکٹ آتا ہے۔ اب جیسے کہ ہاسپٹل انوائرمنٹ ہے، اب ان میں کیا ہوتی ہے کہ ان میں زیادہ تر شور ہو رہا ہوتا ہے، آپ کو اسپیشل کیئر جیسے کہ کوئی پرسن آئی سی یو میں ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یا کسی کا سی سیکشن ہوا ہوتا ہے، ڈیلیوری میں پرابلمز آ جاتی ہیں، ان کی وجہ سے ان کو بھی پین ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کے انوائرمنٹ پہ جو ہے، اور جو اس انوائرمنٹ کی وجہ سے آپ کی فزیولوجیکلی اور آپ کے سائیکولوجیکلی جو افیکٹس آتے ہیں، تو یہ ان کی وجہ سے آپ کا سلیپ پیٹرن افیکٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے جو ہم نے فیکٹرز پڑھے، تو وہ ایسے فیکٹرز تھے جن کو ہم چینج نہیں کر سکتے، یعنی کہ جب ایج وائز ہمارے پاس جو سلیپ پیٹرن میں چینج آتا ہے اس کو بھی ہم چینج نہیں کر سکتے، جو انڈوکرائن ایکٹیویٹی ہے اس میں جو چینج آتی ہے اس کو بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس مزید جو بایولوجیکل پروسیسز میں جو ہے وہ چینج آتی ہے اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے۔ لیکن انوائرمنٹ ایک ایسا فیکٹر ہے جس کے لیے کچھ ہاسپٹلز نے جو ہے ایک کوائٹ ٹائم اسکیجول انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور وہ اسکیجول جو ہے وہ نائٹ ٹائم اپلائی ہوتا ہے اور آفٹر نون میں، کیونکہ نائٹ اور آفٹر نون یہ دونوں ایک ایسے وقت ہوتے ہیں جو کہ بیسٹ سلیپنگ ٹائمنگز ہیں، اسی میں جو ہے ہمارے پیشنٹ صحیح طریقے سے آرام کر سکتے ہیں۔ تو یہ کوائٹ ٹائمز کیا ہوتے ہیں کہ جو جتنے بھی نرسنگ یونٹس ہوتے ہیں وہاں پر لائٹس کو جو ہے وہ کم کر دیا جاتا ہے، ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے، وہاں پر شور کو جو ہے وہ پرپسفلی یعنی کہ اس کو جان بوجھ کر شور کو کم کر دیا جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتی ہے کہ اس میں ایک ایسا انوائرمنٹ بلڈ اپ کر دیتے ہیں جس سے وہ جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ آسانی کے ساتھ آرام کر سکتا ہے، اپنے سلیپ پیٹرن کو پورا کر سکتا ہے۔ اب لائٹ جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے، یہ ایک ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ سلیپ میں ڈیفیکلٹی کاز کرتے ہیں۔ اب یہاں تو ہم پیشنٹ کے اکارڈنگ بات کریں گے کہ جو وارڈز میں، یونٹس میں، رومز میں جو ہمارے پاس لائٹس لگی ہوتی ہیں وہ بھی سلیپ میں ڈسٹربنس کاز کرتی ہیں، لیکن اگر آپ لوگ عام جنرل اپنے آپ کو بھی دیکھیں تب آپ میں سے جو ہے نا کسی کو بھی جو برائٹ لائٹس ہوتی ہیں اس میں نیند نہیں آتی ہے۔ لائٹس کو جب ہم آف کرتے ہیں اس کے بعد ہی ہمیں آسانی کے ساتھ نیند آ جاتی ہے۔ تو یہ جو لائٹ لیولز ہے یہ بھی ایک ایسا فیکٹر ہے جو کہ سلیپ پیٹرن میں جو ہے وہ الٹریشن لے کر آتا ہے، اس کو افیکٹ کرتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اندر فیکٹر کی، لائف سٹائل۔ لائف سٹائل بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ وہ اسکیجول جو کہ ہم اپنے سونے کے اور جاگنے کے ٹائم کے لیے سیٹ کرتے ہیں۔ اب بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے ساری رات جو ہے وہ جاگتے ہیں اور صبح جو ہے وہ پھر وہ 12 1 بجے 2 بجے وہ اٹھتے ہیں۔ اب بعض لائف سٹائل ایسے ہیں کہ وہ صبح سویرے جاگتے ہیں اور رات کو جلدی سو جاتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی لائف سٹائل جو ہے یہ ہمارے پاس چینجز لے کر آتا ہے۔ اب کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ارلی مارننگ میں جو ہے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، یا جو ہے ارلی آفٹر نون میں یعنی کہ 12 1 بجے کے ٹائم پہ وہ ایکسرسائز کرتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ان کے جو اس کو ہم کہتے ہیں کیلولا، جو کہ آفٹر نون میں جو 1 2 گھنٹے کے لیے ہم آرام کرتے ہیں وہ ہوتی ہے کیلولا، یعنی کہ اردو میں ہم اس کو کیلولا کہتے ہیں۔ وہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نیند سے یعنی کہ دوپہر کی نیند کے لیے وہ تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیتے ہیں، یا جو ایکسرسائز جو لوگ شام کے ٹائم کرتے ہیں یا دیگر کے ٹائم کر لیتے ہیں اس سے بھی ان کی جو نیند ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے افیکٹ ہو جاتی ہے، پازیٹیولی افیکٹ آتا ہے، یعنی کہ وہ اس سے کیا ہوتی ہے کہ ان کی جو باڈی ہوتی ہے ان کی بھی فزیکل ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے، اس کے علاوہ انرجی جو ہے وہ بھی انویسٹ ہو جاتی ہیں۔ اب انرجی کنزرو کرنے کے لیے ان کو نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو جب آپ لوگوں نے ایک لائف سٹائل اپنایا ہوتا ہے، اسٹڈی ٹائمنگ الگ کرتے ہیں، ایکسرسائز، تو اس سے آپ کا جو سلیپ پیٹرن ہے وہ بھی پازیٹیولی جو ہے وہ افیکٹ ہوتا رہتا ہے۔ اور جب آپ کی جب آپ اپنے آپ کے فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف نہیں لے کر جاتے یا آپ اپنے لائف سٹائل کو امپروو نہیں کرتے تو اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے جو سونے کی ایبیلٹی ہوتی ہے، یعنی کہ جو آپ کو جلدی نیند آتی ہے یا آپ کو جو ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے، اس سے کیا ہوتی ہے کہ اس سے سیڈنٹری لائف اسٹائل کی وجہ سے آپ
आपका जो फॉलिंग स्लीप मेथड है, जो कि आप जल्दी से आपकी आंख लग जाती है, वो आपकी इफ़ेक्ट हो जाती है। तो बेसिकली लाइफ़स्टाइल को मैनेज करना एक ऐसा फैक्टर है जो कि स्लीप को जो है वो इम्प्रूव कर सकता है। अब ये प्रॉब्लम यानी कि जो लाइफ़स्टाइल की प्रॉब्लम्स आती हैं, ये बेसिकली उन नर्सेज़ को आती हैं जो कि नाइट शिफ्ट करते हैं। अब वो नर्सेज या वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो कि नाइट टाइम नाइट शिफ्ट करते हैं, उनकी वजह से भी जो है वो उनके स्लीप जो है वो इफ़ेक्ट हो जाती हैं। अब इसको हम जो है मतलब इसको हम इम्प्रूव करने के लिए जो है वो बहुत सी ऐसे इंटरवेंशंस हैं जो कि हम अपने लिए कर सकते हैं। जैसे कि कोई जो है अगर वो अपने नाइट शिफ्ट के लिए वो अल्टरनेटिव शिफ्ट करे, यानी कि वो जो 2 पर्सन हैं उन दोनों की नाइट शिफ्ट है। तो एक पर्सन जो है वो रात के एक हिस्से में जो है वो सो जाए, दूसरा ड्यूटी करे, और दूसरे हिस्से में वो जो पहला वाला है वो जो है वो ड्यूटी करे और जो दूसरा वाला है वो सो जाए। तो ये बेसिकली क्या होती हैं, अल्टरनेटिव शिफ्ट की वजह से भी एक स्लीपिंग पैटर्न जो है वो नाइट शिफ्ट वर्कर्स के लिए इम्प्रूव हो जाता है। और इसका एक और मेथड ये है कि अब अगर एक पर्सन की नाइट शिफ्ट है और जैसे कि अब आईसीयू में कोई जो है स्टाफ काम करता है, तो अब उनको बिल्कुल जो है वो सोना जो है वो सोने की इजाज़त उनको बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि आईसीयू पेशेंट्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत देखभाल की ज़रूरत होती है। तो अब वो नाइट शिफ्ट के अगर पर्सन हैं, तो वो अब दिन के टाइम वो कैसे सो सकते हैं, यानी कि वो अपने दिन के टाइम डे लाइट में अपने जो स्लीप पैटर्न है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर तो वो घर जा रहे हैं तो वो एक डार्क सी जो है डार्क सनग्लासेस वो उसको पहन लें। इसके अलावा जितनी भी लाइट जो है ब्लॉकिंग शेड्स हैं उनको यूज़ करें, जैसे कि कर्टन्स हो गए हमारे पास, या जो हमारे पास जो स्लीप के लिए आंखों पे वो जो एक जगह सी जो है एक मास्क आता है उसको यूज़ करें। तो उनकी वजह से क्या होगा कि उनका जो डे लाइट एक्सपोजर है वो कम हो जाएगा और वो आसानी के साथ स्लीप कर सकेंगे। तो नाइट शिफ्ट वर्कर्स के लिए जो है वो स्लीप पैटर्न को चेंज होने में और उनको मैनेज करने के लिए ये 2 सबसे बेस्ट मेथड हैं। इसके अलावा अगर आप टेंशन में होते हैं तब भी आपके उस इमोशनल स्ट्रेस की वजह से आपकी जो बॉडी होती है वो रिलैक्स नहीं हो पाती, और आप जो है वो आपको फॉलिंग स्लीप में डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो आ जाती हैं। अब अगर एक पर्सन है उसको कोई भी प्रॉब्लम है, स्कूल रिलेटेड प्रॉब्लम है, जॉब में प्रॉब्लम है, फैमिली में मैरिज कोई भी प्रॉब्लम्स जो है वो उनको आ सकती हैं। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप जब आपका एग्ज़ाम होता है, आपका कल को एक बहुत मुश्किल पेपर हो रहा होता है, तो आपको इस टेंशन से नींद नहीं आती कि कल क्या होगा, मैं क्या करूँगा, करूँगी, और मैंने तो ये चैप्टर याद नहीं किया और ये रह गया, वो रह गया। तो इससे बेसिकली क्या होती हैं कि आपकी जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। अब ये क्यों होता है? जब आपको किसी चीज़ के लिए एंग्ज़ायटी होती है, टेंशन हो रही होती है, उससे आपका जो नॉरएपिनेफ्रिन जो लेवल है वो बढ़ जाता है। अब ये क्या होती है, ये क्यों बढ़ता है? क्योंकि एंग्ज़ायटी जब इंक्रीज़ होती है उस दौरान आपका जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है। अब इस एजेंट की वजह से, यानी कि इन केमिकल चेंजेस की वजह से क्या होती है, आपका जो डीप स्लीप स्टेजेस हैं वो भी जो है वो कम हो जाते हैं, और आपका जो आरईएम है वो भी कम हो जाता है। इसकी वजह से आपके सर्केडियन रिदम में जो है वो चेंज आ जाता है। तो इमोशनल स्ट्रेस एक बहुत ही मेन फैक्टर है। इसके अलावा जो लोग अल्कोहल एडिक्टेड पर्सन होते हैं या स्टिमुलेंट्स कैफीन जो यूज़ करते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं, उनको भी सोने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए कहते हैं कि कैफीन को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कैफ़ीन की वजह से जो आपके जो स्लीप साइकिल है उसमें चेंज आ जाती हैं। इसके अलावा जो लोग अल्कोहल पीते हैं उनकी आरईएम स्लीप में डिस्टर्बेंस आ जाती हैं। अब आरईएम स्लीप का डायरेक्टली असर जो है वो हमारे ब्रेन फंक्शंस के साथ है, तो उससे जो है हमारे ब्रेन फंक्शंस वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनमें भी जो है वो चेंजेस आ जाती हैं, कॉग्निटिव फंक्शंस में जो है वो चेंजेस आ जाती हैं। अब अनदर फैक्टर है डाइट।
यानी कि डाइट का भी जो है वो हमारे स्लीप पैटर्न में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आता है। यानी कि अगर अभी कोई पर्सन जो है वो अपने डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो यूज़ कर रहा है, जिनकी वजह से क्या होती हैं कि उनके जो है वो स्लीपिंग पैटर्न में प्रॉब्लम आ जाती हैं। जैसे कि चीज़ या हो गया, मिल्क हो गया, या स्पाइसी फूड्स हो गए, या कुछ ऐसे फूड्स जो कि उनके गैस्ट्रिक जो है प्रॉब्लम्स काज करते हैं। तो ये बेसिकली वो डाइट चेंजेस हैं जो कि हमारे स्लीप पैटर्न को चेंज कर देती हैं। अच्छा, जिस तरह हमने कहा कि अल्कोहल हो गया या स्टिमुलेंट जैसे कैफीन है, उनका हमारे डीप स्लीप स्टेजेस पर बहुत बड़ा इफेक्ट आता है, और उससे वो जो पर्सन है वो आसानी के साथ वो सो नहीं पाता, उसका माइंड जो है वो अलर्ट हो जाता है। तो सेम इफेक्ट स्मोकिंग का भी स्लीप पैटर्न पे उसी तरीके से आता है। इसको मैनेज करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इवनिंग मील से जो है बाद हम कोई स्मोकिंग, यानी कि जो भी हमारे पास एक पेशेंट है, अगर हम उनको जो है स्लीप पैटर्न उनके इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और वो पेशेंट जो है वो स्मोकर है, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप इवनिंग मील के बाद आप कोई भी स्मोकिंग जो है वो मत यूज़ करें। उससे क्या होगा कि उनके आहिस्ता आहिस्ता उनका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जो है वो चला जाएगा। इसके अलावा मोटिवेशन क्या होती है? मोटिवेशन बेसिकली आपके सेल्फ डिसिप्लिन होता है, कि उसकी वजह से मतलब आप अपने स्लीपिंग पैटर्न को खुद ही सेट करते हो और खुद ही उसको फॉलो करते हो। अब अगर एक पर्सन है वो बहुत भी ज़्यादा थका हुआ है, लेकिन अब उसकी जो है लड़कों का क्रिकेट मैच बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है, या गर्ल्स का जो है वो कोई फेवरेट मूवी आई होती है, कोई फेवरेट ड्रामा होता है, तो इससे क्या होती है कि वो अगर जितने भी थके हुए होते हैं, लेकिन वो फिर भी अलर्ट रहते हैं, क्योंकि वो उनको वो जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, चाहे वो किसी भी शक्ल में है, कोई कॉन्सर्ट है या कोई मूवी है, कोई भी चीज़ है, तो अगर कोई भी मोटिवेशन है तो वो अलर्ट रहते हैं, और वो चाहे जितनी भी उनको नींद आ रही हो, तो फिर वो क्या कहते हैं कि वो उसको ओवरकम नहीं कर वो उसको यानी कि अपने स्लीपिंग जो पैटर्न स्केड्यूल है उसको ओवरकम कर लेते हैं, और वो जागे रहते हैं। या अगर जो है हमारे पास जो फेस्टिवल्स आते हैं, अब इन फेस्टिवल्स में भी जो है क्या होती है, खुशियों का मौका होता है, या जो है किसी के घर में डेथ हुई होती है, उसकी वजह से भी अगर उसको जितनी भी नींद आ रही होती है, लेकिन वो फिर भी वो अलर्ट रहता है उसके एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। तो ये बेसिकली उसके मोटिवेशन होती है जो कि उसके अलर्टनेस में जो है वो चेंजेस लेकर आती हैं। अब ये मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी जो है वो हो सकती है। इसके अलावा अनदर फैक्टर है हमारे पास मेडिकेशंस। अब कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जिनका हमारे हार्ट पे असर होता है। इसी तरह कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जिनमें क्या होती है कि वो हमारे स्लीपिंग पैटर्न में भी चेंजेस लेकर आ सकती हैं। अब वैसे बहुत सी मेडिकेशंस हैं, लेकिन स्लाइड्स में मैंने कुछ ही को मेंशन किया है, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स हो गए, ये इंसोम्निया या नाइटमेयर्स कॉज करते हैं। अब ये जो स्लीपिंग डिसऑर्डर्स है, ये हम आगे इनमें से कुछ को डिस्कस भी करेंगे। इसके अलावा नारकोटिक्स जैसे कि मार्फिन है, ये आरईएम स्लीप को सप्रेस कर देते हैं, उनको कम कर देते हैं, और ये जो है इसमें जो पर्सन होता है वो बार बार जाग रहा होता है, यानी कि वो ड्राउजीनेस में होता है, उसको बार बार जो है उसको ऐसा लगता है कि मुझे नींद आ रही है, लेकिन उसको आसानी के साथ उठाया जा सकता है, वो उसका जो नींद होती है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट होती है। इसके अलावा ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं, वो भी आरईएम स्लीप में इंटरफेयर करते हैं। बात करने का मकसद ही यही है कि मेडिकेशंस की वजह से भी जो है वो आपके स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर इन फैक्टर्स में से कोई भी फैक्टर आप लोगों का एग्जाम में आ गया, तो आप उन फैक्टर्स का आसानी के साथ जवाब दे सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा कि कौन से फैक्टर हैं जो कि स्लीपिंग पैटर्न में चेंजेस लेकर आ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज यानी कि नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बेस्ड हमारे पास जो इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं वो हैं कॉमन स्लीप डिसऑर्डर्स। ये बेसिकली ये मैंने इस स्लाइड्स में इसीलिए इसको डाला हुआ है क्योंकि एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। यानी कि आप इस ऑब्जेक्टिव को ये समझ लें कि आप जैसे इसको एमसीक्यूज के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो कि हैं स्लीप डिसऑर्डर्स। स्लीप डिसऑर्डर्स बेसिकली क्या होते हैं कि जब हमारे पास जो है जब स्लीप पैटर्न में चेंजेस लेकर आते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक डिसऑर्डर की वजह से भी, यानी कि
स्लीप डिसऑर्डर्स किसी फैक्टर की वजह से भी आ सकते हैं, और या जो है ये हमारे पास एक कॉमन पैटर्न के थ्रू जो एक प्रोलॉन्ग चेंजेस होती हैं उस डिसऑर्डर की वजह से भी जो है ये स्लीप पैटर्न में चेंजेस आ सकते हैं। अब स्लीप डिसऑर्डर्स को हमने जो है वो रिसर्च करने के लिए, यानी इसको हमने अलग अलग पढ़ने के लिए, अलग अलग इस पे रिसर्च करने के लिए इसको हमने कैटेगराइज किया है 3 हिस्सों में। एक है हमारे पास डिसोमनियास, पैरासोमनियास, और वो डिसऑर्डर्स जो कि किसी साइकेट्रिक या मेडिकल इलनेसेस से रिलेटेड हैं। अब डिसोमनियास और पैरासोमनियास ये बेसिकली हमारे पास प्राइमरी डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें से डिसोमनियास बेसिकली क्या होते हैं, डिस का मतलब होता है डिफ़िकल्टी, यानी कि इसमें क्या होती है कि इसमें हमें डिफ़िकल्टी होती है, या तो फिर हम सो नहीं पाते, यानी कि हम लेट भी जाते हैं लेकिन हमारी आंख नहीं लगती, हमारा जो स्लीप साइकिल है वो स्टार्ट नहीं होता। और या ये इस तरह होती है कि अगर एक दफ़ा हम सो जाएं तो उसमें से हम आसानी के साथ उठ नहीं पाते। एक नॉर्मल इंसान का अपना एक सर्केडियन रिदम है, उसके सोने और उठने के अपने अपने स्केड्यूल सेट हो जाते हैं। लेकिन ये जो डिस्सोमनियाज वाले पर्सन होते हैं, इनको फॉलिंग स्लीप में भी प्रॉब्लम आती है, और जो है और अस्लीप रहने में भी प्रॉब्लम आती है, यानी कि बहुत ज़्यादा अलर्ट भी होते हैं। और अगर ये एक दफ़ा सो जाते हैं तो इनकी अवेकनिंग्स में भी जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये होती हैं डिसोमनियाज वाले। और पैरासोमनियाज ये बेसिकली एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ काज करते हैं, जैसे कि स्लीप टेरर्स, यानी कि नींद में जो है झटका लगना, उनको ऐसा लगता है कि वो बेड से गिर गए हैं, या नींद में चलना। तो ये बेसिकली हमारे पास पैरासोमनियाज, यानी कि ये हमारे एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि एक पर्सन ड्यूरिंग स्लीप करता है, और उसको जब वो उठ जाता है तो उसको याद भी नहीं होता कि मैंने क्या किया है। अच्छा, इसके अलावा जो पहला डिसऑर्डर है हमारे पास, इन्हीं कैटेगराइजेशन में से हमने एक डिसऑर्डर लिया है, वो है इंसोम्निया। इंसोम्निया बेसिकली जो है वो एक पर्सन को बिल्कुल नींद ही नहीं आती, और अगर वो एक दफ़ा सो जाए तो फिर वो उठ नहीं पाता। जैसे कि अब ये डिसोम्निया की ही एक कैटेगरी है, जिसमें वो पर्सन, उसको बिल्कुल नींद नहीं आती, और अगर वो आ भी जाए वो जल्दी जल्दी उठते हैं, और अगर वो जो है वो उनका जो अवेकनिंग साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। अब एक्यूट इंसोम्निया बेसिकली हमारे पास एक दिन के लिए भी हो सकता है और कुछ रातों के लिए भी हो सकता है। अब इसकी जो वजह होती है, वो अगर एक पर्सन है वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है, उसको प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स को इंसोम्निया हो जाती है, उनको बिल्कुल नींद नहीं आती, सारी रात उनको नींद नहीं आती, या वो लोग जो बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्ट्रेस में होते हैं तो उनको भी इंसोम्निया काज हो जाता है। तो ये कुछ रातों तक होता है, उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। अब क्रॉनिक इंसोम्निया बेसिकली जब एक पर्सन को 1 मंथ से ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो जाए, यानी कि 1 मंथ से ज़्यादा उसको बिल्कुल नींद ना आए, और अगर वो एक दफ़ा सो जाए तो वो अलर्ट हो, यानी कि उसका नींद होना और ना होना बिल्कुल इक्वल होता है। तो ये बेसिकली हमारे पास इंसोम्निया की 2 कैटेगरीज हैं। अब हमारे पास 2 मेन रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी कि जिस तरह हमने बात की कि एक्यूट इंसोम्निया या क्रॉनिक इंसोम्निया, इसके 2 रिस्क फैक्टर्स हैं, या ओल्डर एज। अब ओल्डर एज क्यों है? क्योंकि ओल्डर एज में आरईएम स्लीप जो है वो हमसे लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो स्लीप अवेक साइकिल है उनमें प्रॉब्लम्स आती हैं। अब फीमेल जेंडर ये क्यों है? अब बहुत से स्टूडेंट्स के जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि इसमें फीमेल जेंडर क्यों है? तो फीमेल जेंडर इसीलिए जो है वो स्लीप डिसऑर्डर्स का ज़्यादा शिकार होती हैं, क्योंकि उनके में एक हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा आती हैं, जैसे कि उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उनके जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, उनकी वजह से उनकी इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, पेन बढ़ जाता है, या प्रेगनेंसी की वजह से, या मीनोपॉज की वजह से। तो ये बेसिकली एक वोमेन जो है वो अपने थ्रू आउट द लाइफ स्टेजेस बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस से गुजरती है, तो उनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा इंसोम्निया काज हो सकता है, उनके मेडिकल कंडीशंस आ जाते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन उनका एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, प्रेगनेंसी उनकी एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन उनकी वजह से क्या होती है कि उनको स्लीप पैटर्न उनका डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर ये इंसोम्निया में बदल जाता है, यानी कि ये इंसोम्निया की तरफ चला जाता है। अब इंसोम्निया को हम ट्रीट कैसे करते हैं? बेसिकली स्लीप पैटर्न जो है वो हम सिर्फ मेडिकेशन से उसको ठीक नहीं कर सकते, हम बिहेवियर से उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे कि इंसोम्निया हम इसको इस तरीके से ठीक कर सकते हैं कि हम न्यू बिहेवियर पैटर्न्स को उनके साथ इंड्यूस करें। अब
بیہیویئر ٹریٹمنٹ سے ہمارے پاس جو ہے کچھ چیزیں آتی ہیں، یعنی کہ کچھ بیہیویئرز آتے ہیں جن میں ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہے اسٹیمولس کنٹرول، یعنی کہ اگر ہم ایک پرسن کے انوائرمنٹ کو کنٹرول میں رکھیں تو اس سے ہم انسومنیا کو جو ہے وہ پریونٹ کر سکتے ہیں۔ یا اگر ہم ایک پرسن کو پازیٹیو تھاٹس ان کو سکھائیں کہ آپ نے پازیٹیو تھاٹس، انسومنیا وری کی وجہ سے، ڈسٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اگر ہم ایک پرسن کو یہ بیہیویئر ان کا انسٹال کریں، یہ بیہیویئر ان کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ کریں کہ وہ نیگیٹو تھاٹس کو اوائڈ کرے، پازیٹیو تھاٹس کی طرف جائیں، تو یہ بیسیکلی ان کی کوگنیٹیو تھراپی ہوتی ہے۔ ان کے انسومنیا ان سے کیا ہو جاتا ہے، مینیج ہو جاتا ہے، پریونٹ ہو جاتا ہے۔ اب سلیپ ریسٹرکشن، اب بیسیکلی کیا ہوتی ہے کہ انسومنیا میں ہمارا سلیپ پیٹرن ڈسٹرب ہے، ہم یا تو بالکل سو نہیں پا رہے، اور یا اگر ہم ایک دفعہ سو جاتے ہیں تو ہم آسانی کے ساتھ اٹھ نہیں پاتے، اور اس دوران بھی ہمیں اویکننگ سائیکلز آتے ہیں، یعنی کہ ہم بار بار الرٹ ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتی ہے کہ اس میں ہم سلیپ ریسٹرکشن، یعنی کہ اگر ایک ٹائم پہ ہمیں نیند آ بھی رہی ہے، ایک پرسن کو، ہمارے ایک پیشنٹ کو، اگر وہ انسومنیا والا پیشنٹ ہے تو اگر اس کو نیند آ بھی رہی ہے تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ نہیں، جو ٹائمنگ آپ کی بیڈ ٹائمنگ ہے، جو ہم نے سیٹ کیا ہے یا جو آپ نے سیٹ کیا ہے، آپ نے اسی ٹائم پہ آپ نے سونا ہے، یعنی کہ آپ نے جو ہے ارد گرد، یعنی کہ جب بھی آپ کو نیند آئے آپ نے نہیں سونا، آپ نے ایک پراپر ٹائم ٹیبل کے مطابق جو ہے وہ سونا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس بیہیویئر تھراپیز ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ہپنوٹک میڈیکیشنز بھی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا فرق یہ آتا ہے کہ کچھ ہپنوٹک میڈیکیشنز کو یہ مانا جاتا ہے کہ یہ ڈس آرڈرز کو سالو نہیں کر سکتی، یہ ڈس آرڈرز کو مینیج نہیں کر سکتی، یعنی کہ بہت سی ایسی سائیکیٹرک میڈیکیشنز ہیں جو کہ صرف آپ کو سلیپ کاز ہو سکی آپ کو، لیکن جو آپ کے انڈر لائن کنڈیشنز ہیں یہ ان کو ٹھیک نہیں کر پاتی۔ تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس اسی لیے ہپنوٹک میڈیکیشنز کے ساتھ تھراپیز دینا، ہر ایک ڈس آرڈر کی اپنی تھراپیز ہوتی ہیں، ان کے اپنے ریلیونٹ تھراپیز ہوتی ہیں جن کو کور کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ہپنوٹک میڈیکیشنز کے ساتھ ساتھ۔ اچھا، اب ہمارے پاس سیکنڈ ڈس آرڈر ہے، یعنی کہ اس میں وہ جو پرسن ہے اس کی جو سلیپ پیٹرن ہے وہ پرولونگ ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کو بار بار جو ہے وہ نیند آتی ہے، اس کو دن کے ٹائم نارملی کیا ہوتی ہے، رات کے ٹائم انسان کو نیند آتی ہے، لیکن اس میں ایک پیشنٹ جو ہے اس کو ہائپر سومنیا ہو جاتا ہے، اس میں وہ رات میں بھی سویا ہوتا ہے اور وہ دن میں بھی وہ سویا ہی ہوتا ہے، یعنی کہ وہ رات کو بھی وہ نیند پوری کرتا ہے اور دن کو بھی وہ یہ جو پیٹرن ہوتا ہے یہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہو پاتا، اور یہ میڈیکل کنڈیشنز کے چینج ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے کہ کسی کا اگر سی این ایس ڈیمیج ہو جائے، کڈنی جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے، لیور کے پرابلمز آ جائے، میٹابولک ڈس آرڈرز آ جائے، جیسے کہ ڈائبیٹک ایسیڈوزز ہو گئے، ہائپوتھائرائڈزم، تو یہ جو ہائپر سومنیا ہوتا ہے یہ بیسیکلی ہمارے پاس میڈیکل کنڈیشنز کی چینجز کی وجہ سے آتا ہے۔ جو ہائپر سومنیا ہے اس کا جو ہے زیادہ تر تعلق ہمارے انڈر لائنگ میڈیکل کنڈیشنز کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کا سائیکولوجیکلی اس کا جو اوریجن ہے، یعنی کہ یہ سائیکولوجیکلی جو اس کا لنکیج ہے وہ بہت ہی زیادہ کم ہے۔ ہائپر سومنیا ہمارے پاس میڈیکلی یعنی کہ یہ ہمارے فیزیولوجیکلی ہی جو ہے وہ زیادہ تر انوالو ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اچھا، اب اسی ہائپر سومنیا کے ارد گرد، یعنی کہ اسی کے جو ہے ہمارے پاس اس کی طرح ایک اور کامن ڈس آرڈر ہے ڈسومنیا کا ہی ایک جو ہے وہ ایک پیٹرن ہے، ایک کیٹیگری ہے جس کو ہم کہتے ہیں نارکولیپسی۔ نارکولیپسی جیسے کہ ہائپر سومنیا میں کیا ہوتی ہے کہ اس کو وہ رات میں بھی سویا ہوا ہوتا ہے اور وہ دن میں بھی سویا ہوا ہوتا ہے، لیکن نارکولیپسی بیسیکلی کیا ہوتی ہے، غلط ٹائم پر سونا۔ اس میں یہ جو نارکولیپسی ڈس آرڈر ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اب اس کی وجہ بھی ہمارے پاس سی این ایس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ اب سی این ایس کا وہ ایریا جو کہ سلیپ کو ریگولیٹ کرتا ہے، وہ بیسیکلی اس کے اندر ایک کیمیکل ہمیں چاہیے ہوتا ہے، ہائپوکریٹین۔ وہ کیمیکل جب اس کی کمی آ جاتی ہے ہمارے اس ایریا میں جہاں پر، یعنی کہ اس سی این ایس کے اس ایریا میں جو ہمارے سلیپ پیٹرن کو ریگولیٹ کر رہا ہے، اس کیمیکل کی کمی کی وجہ سے جو ہے ہمارے پاس یہ نارکولیپسی کاز ہوتی ہے۔ اور یہ نارکولیپسی یہ اتنی خطرناک ہے کہ اس میں جو کلائنٹ ہوتے ہیں
उनको स्लीप अटैक्स आते हैं, यानी कि वो कभी भी किसी भी टाइम किसी भी जगह पर जो है वो सो सकते हैं। इसमें क्या होती है कि हमारे पास ये इनका जो ज़्यादातर जो इनका ड्यूरेशन होता है वो नाइट टाइम होता है। अब इनमें हमारे पास 2 प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो ये होती है कि उनमें जो है हमारे पास वो किसी भी टाइम वो सो जाते हैं, यानी कि उनको बाकायदा तौर पर वो उनको ना सही तरीके से उनको कोई प्रॉपर प्लेस मिलता हो, ना कोई वो बेड पे सोए होते हैं, ना कोई पोस्टर पोजीशन वो अडॉप्ट करते हैं, कुछ नहीं। वो बस किसी भी टाइम जो है वो सो जाते हैं। एक तो ये मसला आता है कि उनकी वजह से वो उनके जो लाइफ़स्टाइल है या उनके जो प्राइवेसी है उसमें चेंजेस आ जाती हैं, उसको डिस्टर्ब वो हो जाते हैं क्योंकि वो किसी भी टाइम वो सो सकते हैं, उनके लाइफ एक्टिविटीज़ में डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम आ जाती हैं। दूसरा जो नार्कोलेप्सी के साथ प्रॉब्लम आती है वो उनके स्लीप साइकिल में आती है, यानी कि अब नॉर्मली आरईएम पीरियड जो है वो स्लीप साइकिल के 90 मिनट्स बाद होता है, यानी कि एनआरईएम जो 4 स्टेजेस हैं उसको कंप्लीट होने में 90 मिनट्स लगते हैं, उसके बाद आरईएम होता है। और इस नार्कोलेप्सी वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें जो आरईएम पीरियड होता है वो क्या होती है कि वो 15 मिनट में ही जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि उनमें जो स्टेज 3 और स्टेज 4 है वो लॉस हो जाते हैं, वो बार बार वो जागते हैं, वो अलर्ट होते हैं और फिर वो डायरेक्टली आरईएम स्लीप में चले चले जाते हैं। इसको बेसिकली क्या होती है, इनमें सबसे प्रॉब्लम्स ये आती है कि उनमें स्लीप पैरालिसिस काज हो जाती हैं। वो उनको ऐसा लगता है कि वो सो चुके हैं लेकिन वो सोए नहीं होते, वो उनको ऐसा लगता है कि वो जाग रहे हैं या उनका ब्रीथ जो है उनकी सांस बंद हो गई है या वो अपने इन्वायरमेंट से उसी तरह अटैच हैं, वो डिटैच नहीं हो रहे हैं, वो सोए भी होते हैं और वो जागे भी होते हैं। वो अब ये स्लीप पैरालिसिस क्या होती है, स्लीप पैरालिसिस ये होती हैं, ये नार्कोलेप्सिक पेशेंट में होती हैं। इनमें उनका जो स्ट्रेंथ है वो लॉस हो जाता है और उनको हेलुसिनेशंस होती हैं। अब हेलुसिनेशंस उनको उनके सोने और जागने के टाइमिंग्स में हो रही होती हैं। अब जैसे कि अब वो लोग जब वो लोग सोते हैं तो उनका आरईएम स्टेज जो है वो 15 मिनट में ही स्टार्ट हो जाता है, तो उनकी वो जो ड्रीमिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा अब उनकी स्टेज 4 और स्टेज 3 नहीं है, उनकी वजह से उनका जो वीकनिंग व अवेकनिंग है वो बार-बार हो रहा होता है। उनकी वजह से वो उनको ऐसा लगता है कि वो जाग भी रहे हैं और वो सो भी रहे हैं और जो वो ड्रीमिंग कर रहे होते हैं वो उनको हेलुसिनेशंस होती हैं। अब हेलुसिनेशंस उनको अजीब व गरीब चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, जैसे कोई मुझ पर बैठा है, किसी ने मेरी सांस बंद कर दी है और कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस नार्कोलेप्सी डिसऑर्डर में होती हैं। और आज के लिए इतना काफ़ी है। हम डिससोम्निया के कैटेगरीज पढ़ रहे हैं, जिनकी नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास स्लीप एपनिया, जिनको हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जो भी क्वेश्चन जो भी आपको पॉइंट समझ नहीं आता उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।